नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान में जेंडर समानता और महिला अधिकार के संबंध में। हमने पहले देखा था जो समानता का अधिकार है वो हर किसी को संविधान की ओर से मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं और धीरे धीरे उनमें प्रयास चल रहा है। पहले के समय में जो प्रयास हुआ था वो हमने अपने पहले वीडियो में देखा था, उसका मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। हमने देखा था राजा राम मोहन राय के संबंध में, जिन्होंने जो सती प्रथा है उसे खत्म करने और साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया। इसके अलावा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी बातें की और बहुत सारे काम उन्होंने किए। और हमने उदाहरण देखा था सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं का जीवन अच्छा बनाने के लिए लगा दिया। उन्होंने कुल मिलाकर 17 स्कूल महिलाओं के लिए खोले थे, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई थी। और इसी के आधार पर आने वाले समय में, चूंकि उनका जो कार्यकाल था 18वीं शताब्दी में था, तो 19वीं शताब्दी जो हुई उसमें महिलाओं को न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे लाभ मिले, बल्कि उनके लिए नियम भी बनाए गए। और फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी सन जब 19वीं शताब्दी आई तो बहुत सारे काम हुए और महिलाओं को बहुत हद तक अधिकार मिलने लगे। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, जिसमें 33% महिलाओं को भागीदारी मिली, सत्ता में भाग लेने का हिस्सा मिला। चूँकि उनके लिए राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो वहाँ पे भी उन्होंने जो पहले तो उनकी तरफ से प्रयास किया ही जाता रहा महिलाओं के द्वारा, लेकिन जब उनके लिए सीटें आरक्षित हो गई तब उनका जो तरक्की करने का तरीका है, देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और भारत में बहुत सारी प्रतिभाशाली राजनीतिक हस्तियों का उद्भव हुआ और उन्होंने समाज को बहुत अच्छा स्थान दिलाया। चलिए आज हम देखते हैं आगे की और भी अन्य जो क्षेत्र है। हमने शिक्षा का क्षेत्र देखा, राजनीति का क्षेत्र देखा, और अब हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र। जो आर्थिक क्षेत्र है, जैसा आप जानते ही होंगे कि आपके घरों में जो आपकी माता बहन और अन्य लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाती हैं घर की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में। और जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो इनके इर्द गिर्द ही होता है। बहुत सारे काम उनके द्वारा नित्य किए जाते हैं। और ये इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो जो बहुत सारी महिलाएं हैं आज के समय में लोन इत्यादि लेकर और साथ ही साथ स्वरोजगार इत्यादि के माध्यम से भी बहुत सारे काम कर रही हैं और बहुत बड़ी भूमिका आर्थिक क्षेत्र में वो निभा रही हैं। घर के आर्थिक संसाधन के लिए उनकी ओर से बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। और इसी संबंध में एक नाम आता है, माता राजमोहिनी देवी। तो जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो न सिर्फ ये गुलामी से स्वतंत्र हुआ, बल्कि जो समाज की कुछ बुराइयां थी, जैसे शराब, इस बुराई को दूर करने का जिम्मा उठाया था राजा माता राजमोहिनी देवी ने। और इन्होंने इस पर बहुत सारा प्रयास किया। देश में सत्याग्रह चल रहा था, उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। और उसी दौरान 7 जुलाई सन 1914 को इनका जन्म हुआ था। और इनका हमेशा ये प्रयास रहा कि शराबबंदी की जाए, अधिक से अधिक लोगों को इससे बहुत नुकसान होता था। तो इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। 28 मार्च 1953 को इन्होंने शराब भट्टी तोड़ जो अभियान था सत्याग्रह, उसे प्रारंभ किया। और इस सत्याग्रह का मूल मुख्य उद्देश्य ये था कि यदि जो शराब जैसी बीमारी है, कुरीति है, अगर समाज से वो दूर हो जाती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा बच्चों की, जो शराब है वो लोगों का न सिर्फ शरीर का नाश करता है,
बल्कि उनके साथ साथ उनके परिवार का भी नाश कर देता है और कुल मिलाकर एक पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। तो राजमोहिनी देवी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया कि जो पूरा क्षेत्र है, इनका जन्म हुआ था सरगुजा में, हमारा जो छत्तीसगढ़ है सरगुजा में, वहाँ पे सारसेड़ा गांव है। सरगुजा छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने पूरा प्रयास किया, हजारों महिलाओं को अपने साथ इन्होंने जोड़ा और जो शराब भट्टियां हैं उन्हें तोड़कर एक आंदोलन का रूप दे दिया, सत्याग्रह का रूप दे दिया। और इनका क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं था, यहाँ से आगे निकल कर, चूंकि अब उनके साथ उन्होंने अपने भरसक प्रयासों से बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ कर लिया था, तो उनका जो दायरा था वो बढ़कर बिहार और इसके साथ साथ झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश की शराब भट्टियों तक इन्होंने प्रयास किया कि अधिक से अधिक शराब भट्टियों को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका विचार था कि शराब से तन मन धन सबका नाश होता है। और आप ये बात अच्छी तरह से समझ पाएंगे, आप जानते होंगे कि जो शराब है वो न सिर्फ मनुष्य का धन लेता है बल्कि साथ ही साथ उनके मन की सुख शांति, परिवार की समझ, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। और ये उस समय पे हुआ जब 1947 भारत आज़ाद हुआ, उस समय पे इनका आंदोलन चल रहा था और इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे काम किए और इन्होंने शराबबंदी पर बहुत सारे भाषण दिए, लोगों को जागरूक किया, खुद इसमें जुटी रही। चूँकि आप समझ सकते हैं कि जो शराब का क्षेत्र है बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें अनेक प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जहाँ जो कि आपका विरोध करेंगे और विरोध के तौर पे काफ़ी कुछ किया जा सकता है, लोगों को मारा जा सकता है। और भी जो कि शराब का जो धंधा होता है अर्थात जो कारोबार होता है उसमें इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि जान और माल की परवाह नहीं करते और दूसरों को बहुत हद तक प्रताड़ित करते हैं। लेकिन राजमोहिनी देवी ने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया और इनकी इन प्रयासों का सुफल था कि बहुत हद तक उन्होंने शराबबंदी के क्षेत्र में काम किया और इनके स्वरूप में उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, इंदिरा गांधी पुरस्कार, साथ ही साथ पद्मश्री पुरस्कार भी उनको 1979 को दिया गया। और संत माता की लंबे समय तक कार्यकाल के बाद 6 जनवरी 1994 को की मृत्यु हुई। और इस पूरे अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत हद तक प्रयास किए और इनका जो सुफल था, तो सरगुजा में ही हम उदाहरण देख सकते हैं कि इन्होंने सरगुजा से ही प्रयास प्रारंभ किया था। आज के समय में जो सरगुजा है वहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम हो गए हैं। लगभग 1200 महिला स्व सहायता समूह अभी की स्थिति में है। क्योंकि उस समय उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था, तो अब वहाँ की स्थिति सुधर गई है और महिलाएं बहुत हद तक अपनी भागीदारी कर रही हैं और न सिर्फ ये घरेलू कुटीर उद्योग इत्यादि चला रही है बल्कि साथ ही साथ जो ऑटो, जीप, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वैन चालकों के रूप में काम कर रहे हैं, सेफ्टी नैपकिन का काम इनके द्वारा किया जा रहा है जो सहायता समूह हैं। और इसके साथ साथ जो अंडे के छिलके इत्यादि हैं, खाद पाउडर इत्यादि बनाया जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे बहुत सारे क्षेत्र जो हैं, जो वाहन का क्षेत्र है और अन्य क्षेत्र है जो पुरुषों के लिए रिजर्व माने जाते हैं, उस प्रकार के क्षेत्रों में इन्होंने, हाँ ये 12,000 है, 12,000 महिला स्व सहायता समूह हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, न सिर्फ रोजगार के, स्वरोजगार के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और जीवन स्तर अच्छा बना रहे हैं, इनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे जेंडर समानता में जो बातें हैं वो क्या होती हैं। सबसे बड़ी बात है जेंडर समानता के लिए महिलाओं के साथ महिलाओं को अवसर देने के बहुत सारे प्रयास बहुत सारे लोगों के द्वारा किए जाते रहे हैं और बहुत सारी महिलाओं ने भी इसमें अपनी सशक्त भूमिका निभाई है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को कई प्रकार की दुर्भावनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ इस प्रकार के
कहने वाली चीज़ें हैं जो कि महिलाओं को सामना करना पड़ता है, रोज़ सामना करना पड़ता है, न सिर्फ उन्हें अपने आसपास के क्षेत्रों में, बल्कि यदि वो कहीं बाहर निकलती हैं कामकाज के लिए तो उन्हें इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो कि गंदे इशारे हुए, दुर्व्यवहार हुआ, साथ ही साथ लोगों के द्वारा उनको परेशान किया जाना होता है। और साथ में जब वो अपने कार्य क्षेत्र में भी जाती हैं तो वहाँ उन्हें कई प्रकार की परेशानियाँ होती हैं, लोगों के द्वारा जाने अनजाने कई प्रकार से, जिस प्रकार से आप विचार भी नहीं कर सकते कि लोग परेशान करते हैं लोगों को, तो उनका बाहर निकलना दुभर हो जाता है। इसे देखते हुए रोकने के लिए सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जिनसे उन्हें अधिकार मिल सके, वो अधिकारों का ठीक से लाभ उठा सकें। साथ ही साथ जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए भी सरकार की ओर से बहुत सारा हेल्पलाइन इत्यादि शुरू किया जाता है। पुलिस हेल्पलाइन चलती है जिसके द्वारा वो किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और उनके लिए एक बहुत बड़ा कानून है विशाखा कानून, जिसे विशाखा कमेटी कहा जाता है। विशाखा कमेटी, जिसे कैस कमेटी भी कहा जाता है, कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट कैस। और ये बना था जब विशाखा मामले में सुनवाई हो रही थी, तो स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थाएं, कंपनियों इत्यादि में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं पे लगाम लगाने के लिए इस कानून को बनाया गया है, इस कमेटी को बनाया गया है, जिसके जो सदस्य होते हैं वो सभी कार्यालय में बनाया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो जो कमेटी बनी होती है विशाखा कमेटी जिसे कहा जाता है, हर जगह ये कमेटी बनी हुई है। और यदि किसी भी प्रकार की महिला या बच्चियों को कोई परेशानी है तो यहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और जो इसके कमेटी के सदस्यों की जानकारी होती है वो नोटिस बोर्ड में लगाई जाती है कि इस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं। और फिर यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो महिलाएं किसी भी समय यहाँ पे संपर्क कर अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकती हैं। और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो जो व्यक्ति है उसके खिलाफ न सिर्फ कानूनी बल्कि विभागीय कार्यवाही की भी व्यवस्था है और बहुत कड़ी कार्यवाहियों की व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पे विशाखा कमेटी के आने के बाद बहुत हद तक, और ये विशाखा कमेटी अदालत के फैसले के आधार पर बनी है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर बनी है, तो इसका बहुत हद तक पालन किया जाता है। और जो कमेटी का गठन करना है सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि हर संस्था, चाहे वो सरकारी हो, सरकारी संस्था है जैसे, तो ये इन स्थानों पर सरकारी संस्था, स्कूल है, कॉलेज है और भी अन्य जो संस्थान हैं, निजी संस्थाएं भी हैं, इसके साथ साथ कारखाने इत्यादि हैं, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ों की बातें की जाती है। कंपनी जो है, तो ये जो कमेटी होती है बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है और इसके माध्यम से बहुत हद तक महिलाओं को अपना जीवन स्तर सुधारने और साथ ही साथ बुरे प्रकार के लोग जो कि उन्हें परेशान करते हैं और उनको अपना काम स्वतंत्र तरीके से नहीं करने देते, तो यहाँ पे उनकी शिकायत की जा सकती है किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है। तो इन सब कारणों के अलावा, साथ जिन चीज़ों के अलावा, महिला कमेटी जो बनी हुई है, महिला आयोग, और इसके साथ साथ आयोग जो है राज्य स्तर पे भी बने हैं, जिला स्तर पे भी बने हैं। जो आयोग होता है लोगों की परेशानियों को सुनने और उनका आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने तथा समाज के बातों के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए किया जाता है। तो महिला आयोग जो है वो संवैधानिक और कानूनी संरक्षण दिलाने, बंदी महिलाओं की स्थिति की जांच करने, महिलाओं के आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम करने के लिए, और इसके साथ साथ जो बाल विवाह रोकना, अनाथ महिलाओं
तो विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दिलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो जो महिला आयोग है कई स्तर पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, बहुत सारे स्तर पे ये जो होता है। साथ ही साथ ये महिलाओं का उत्थान करने का काम इनके द्वारा किया जाता है और शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सहायता इसके द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, इनका जो अलग अलग स्तर होता है। तो छत्तीसगढ़ में जो राज्य महिला आयोग है उसका कार्यालय जल विहार कॉलोनी में है, गायत्री भवन नंबर 13, और इसका नंबर है 0771424140। तो यहाँ पे भी किसी भी प्रकार से परेशानी होने पर महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। हेल्पलाइन है पुलिस का, विशाखा कमेटी होती है राष्ट्रीय महिला आयोग, और इन कमेटियों और अलग अलग माध्यमों से ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से महिलाओं को असमानता और परेशानियों का भाव न मिले और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ये है जेंडर समानता और महिला अधिकार के संबंध में। तो हमने इस पर पूरी विस्तृत चर्चा की। हमारे इसके वीडियो और भी हैं, 2 वीडियो पर, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को वैसे लाइक करिए, साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, जो नीचे बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए और हमसे जुड़िए। हम आपको इसी प्रकार और भी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।